बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम छठे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें हमने वो जो टॉपिक द डाइंग सन पढ़ा है, उसकी वोकेबलरी पढ़ी है और सब कुछ जो उसके रेलेवेंट था वो पढ़ने के बाद हम अब उसकी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनके क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं जी, पहला सवाल है, हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे है, दैट के अ स्टार, एक सितारा, सेल्डम फाइंड्स, शाज़ो नादर ही पाता है, अनदर स्टार, एक और सितारे को, नियर इट, अपने पास। ऐसा किस तरह से मुमकिन है कि एक सितारा अपने दूसरे सितारे को अपने पास शाज़ो नादर ही पाता है? तो जी इसका जवाब ये होगा कि हमने पढ़ा था कि जो खला है ये बहुत ही वसी है और इस कदर वसी है कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं इसमें, वो एक दूसरे से लामुतनाही फ़ासलों पर मौजूद हैं और इनके दरमियान ये पाया जाने वाला फ़ासला जो है वो एक दूसरे के करीब आने से इन्हें बाज रखता है, रोकता है। तो यही वजह है कि ये वसी कायनात होने के सबब ये सितारे जो हैं कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आते। सवाल नंबर 2 है जी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स के मुताबिक, अ वॉन्डरिंग स्टार, एक गर्दिश करता हुआ सितारा, वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, खला में गर्दिश करते हुए, केम नियर द सन, सूरज के करीब चला आया। तो उस वक़्त क्या हुआ जब सर जेम्स के मुताबिक एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में गर्दिश करते हुए दूसरे सूरज के करीब चला आया? तो क्या हुआ था जी? हमने पढ़ा था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, ये जितने भी स्टार्स थे यूनिवर्स में, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद थे और ये एक दूसरे के करीब आने के जो इम्कानात थे ये ना होने के बराबर थे। लेकिन 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा ही कोई वाक़या जो कि बिल्कुल रेयर था वो पेश आया और वो ये हुआ कि जो गर्दिश करता हुआ एक सितारा था वो सूरज के करीब चला आया। जब वो सूरज के करीब आया तो उसकी कुर्बत की वजह से, जो उसकी अट्रैक्शन थी, उसने सूरज की सतह पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। ये डिस्टर्बेंस उसकी टाइडल पुल की वजह से थी। जो डिस्टर्बेंस जैसे जैसे वो करीब होता चला गया तो वो डिस्टर्बेंस जो है वो बढ़ती चली गई और ये वेव्स जो हैं ये बुलंद से बुलंद होती चली गई। तो ये जी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार, कि जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा, केम नियरर एंड नियरर, कि जब वो करीब से करीब तर होता चला गया। उस वक़्त क्या हुआ जब गर्दिश करता हुआ सितारा करीब से करीब तर हुआ? तो जी पहले सवाल को जब हमने देखा तो उसमें हमसे ये पूछा गया कि सितारा जब सूरज के करीब आया तो क्या हुआ? तो उस वक़्त लहरें पैदा हुई थी, डेफिनेटली जो उसकी टाइडल पुल थी उसने उसके सरफेस पे डिस्टर्बेंस पैदा की। लेकिन यहाँ पर कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगी गई है कि वो पूछा गया है कि वो जब करीब से करीब तर हुआ तो उस वक़्त क्या हुआ? तो जी आपने देखा कि पहले तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, लेकिन जब वो मज़ीद करीब आया तो वो जो टाइडल पुल की वजह से उसके सरफेस पे वेव्स पैदा हुई थी, वो जाइगेंटिक होती चली गई, वो बड़ी होती चली गई और वो उनका साइज़ इस कदर बड़ा हो गया कि यूँ लगे जैसे ये कोई पहाड़ है और ये इतना बड़ा पहाड़ जो था वो इसकी कशिश की वजह से पैदा हुआ। इसकी एक एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी थी जो टेक्स्ट में, कि वो ये थी कि मुसन्नफ़ ने ये कहा था कि चाँद जो है वो जब 14वीं का चाँद होता है तो हमारे समंदरों पर पानी की जो लहरें हैं वो बुलंद हो जाती हैं, वो उसकी चाँद की अट्रैक्शन की वजह से है। तो ये यहाँ पर यही सेंस जो है वो कन्वे करनी है हमने कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था ये करीब से करीब तर जब हुआ तो इसकी जो टाइडल पुल थी उसकी वजह से वो लहरें जो हैं वो एक पहाड़ बनती चली गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या होते हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो वजूद में कैसे आए? तो सियारे क्या होते हैं, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि सियारे जो हैं ये क्या हैं। ये सूरज के टुकड़े हैं जो उससे जुदा हुए थे, सूरज के टुकड़े हैं जो इससे जुदा हुए थे और ये वजूद में कैसे आए?
और मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जब ये सूरज से जुदा हुआ तो ये उसी के गिर्द, अपने पेरेंट सन के गिर्द मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स में इन्होंने घूमना शुरू कर दिया, और ये अपनी रेडिएशन जो है, ये अपनी रिक्वायर्ड रेडिएशन जो है वो सूरज से हासिल करते हैं। और अगला हिस्सा जो है इसका, वो कैसे वजूद में आए, तो इसका जवाब ये होगा कि हम पूरा वाक़या लिखेंगे कि किस तरह से एक वॉन्डरिंग स्टार जो है वो खला में गर्दिश करते हुए सूरज के करीब चला आया और इसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की, और ये लहरें उस वक़्त बुलंद से बुलंदतर होती चली गईं जब वो करीब से करीब तर होता गया, और फिर जब वो वापस पलटना शुरू हुआ तो जो उसकी टाइडल पुल थी वो इस कदर स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसकी सूरज की सतह पर बनने वाला जो पहाड़ था वो रेज़ा रेज़ा हो गया, और वो इसके गिर्द जो है वो उसके टुकड़े बिखर गए। और ये टूटे हुए टुकड़े जो सूरज के गिर्द बिखरे थे, ये उसी सूरज का हिस्सा थे। ये सूरज के जो टुकड़े हैं जो उसके गिर्द घूम रहे हैं, ये सारे के सारे सियारे कहलाए। सवाल नंबर 5 है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स? सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है? तो सितारों पर ज़िंदगी का हमने रीज़न पढ़ी थी कि सितारे क्या होते हैं जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, हीट इमिट करते हैं अपने गिरदो नवा के एरियाज़ में, अपनी जो हीट है उसे स्कैटर करते हैं, और स्कैटर करने की वजह से जो गिरदो नवा में जो स्पेस है जो कि बेइंतहा ठंडी है वो हरारत हासिल करती है। तो सितारों पर ज़िंदगी ना होना जो है वो इस वजह से है कि वो बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हैं, आग के जलते हुए गोले हैं, और इंसान जो भी है या जो ज़िंदगी है उसको ज़िंदा रहने के लिए या वजूद में आने के लिए क्या ज़रूरत होती है फ़िज़िकल कंडीशंस में? टेम्परेचर की। तो वो टेम्परेचर जो है वो एवरेज होना, मॉडरेट होना चाहिए। तो ये सितारे जो हैं इनका दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। अगला सवाल है जी, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ पर एक नोट लिखिए। तो ऑथर के मुताबिक व्हेन, वाई एंड हाउ, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर उसके पास नहीं है, लेकिन जिस कदर उसे इल्म है वो ये है कि जो सियारे सूरज के गिर्द मूव कर रहे थे उनमें से ये टुकड़े जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ठंडे होते चले गए। उनमें जो एक ज़मीन का ये जो प्लैनेट था, ये इस लेवल पर इसका जो टेम्परेचर था वो पहुंच गया कि वो वहाँ पर जो लिक्विड था वो लिक्विड हालत में सस्टेन कर सकता था। तो इस तरह से जब वो मॉडरेट लेवल पे उसका टेम्परेचर पहुंचा तो वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया। कब, कहाँ, कैसे, इसका शायद मुसन्नफ़ को इल्म नहीं, लेकिन इस तरह से जो है वो नामियाती मादे जो हैं उन्होंने जन्म लिया, और उनकी जो लाइफ थी वो लाइफ इतनी ही थी कि वो अपने जैसे ज़िंदा अजसाम को जन्म देते और फिर मर जाते। ये सिलसिला चलते चलते कम्प्लेक्स होता चला गया, और इससे इंसान जो है वजूद में आया, और वो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो हामिल है। इस तरह से जो है वो यहाँ ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज़ द यूनिवर्स? क्यों ये कायनात, ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट, जिसमें हमारी जिस यूनिवर्स का ज़मीन हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, खौफ का बायस है। गिव एज मैनी रीज़न्स, इतनी ज़्यादा दलीलें दें, एज़ यू कैन, जितनी आप दे सकते हैं। तो जी मैं इसकी वजाहत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये मौजूद है वजाहत, तो मैं सिर्फ इनको पॉइंट आउट किए देता हूँ कि जो डिस्टेंसेस हैं जो स्टार्स के दरमियान, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, इस वजह से ये एक फ्राइट है हमारे दिल में। दूसरा ये है कि जो इस यूनिवर्स का टाइम है वो बहुत ही एनॉर्मस है, बहुत ही जाइगेंटिक है, इतना बड़ा, इतना वसी टाइम, इतना वास्ट है कि वो ह्यूमन हिस्ट्री इसके मुकाबले में बहुत ही छोटी है। इसके बाद हम तन्हाई का शिकार हैं, लोनलीनेस जो है वो उस वजह से भी हम खौफज़दा हैं, और हमारी ज़मीन जो है वो लिटलनेस की वजह से जो है वो पूरी कायनात में हम छोटे होने की वजह से हमारा घर, हम खौफ में मुब्तला हैं, और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कायनात में रहते हुए हम खौफ का शिकार हैं। 8वां सवाल है जी,
वाई व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय के मुताबिक, शुड बी द कंडीशन नेसेसरी, कौन सी जो हालात हैं वो लाजमी होने चाहिए फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, उस किस्म की ज़िंदगी के लिए, वी नाउ टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, जो हम जानते हैं कि जो दूसरे अजराम फल्की या जो जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं उन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या अमूमी तौर पर ऐसी कंडीशंस जो हैं वो वजूद रखती हैं? तो जी पहले तो हम देखते हैं सवाल किस किस्म का है। इन योर ओपिनियन का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें आपकी पर्सनल राय पूछी जाती है और उसमें आप टॉपिक के जो पॉइंट्स हासिल किए गए होते हैं वो तो आप मेंशन करेंगे ही सही, लेकिन उसके साथ साथ अपनी राय जो है वो उसका भी एडिशन कर सकते हैं। तो जी कैसी कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं, तो हमने जब ऑथर के इस आर्टिकल को पढ़ा था तो हमें पता चला था कि फ़िज़िकल कंडीशन का जिक्र करता है वो, कि फ़िज़िकल कंडीशन जो हैं वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और फिर वो फ़िज़िकल कंडीशंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है उसने टेम्परेचर का कहा था, जिसका मॉडरेट होना ज़रूरी है। वो उस लेवल पे हो जिस पे जो लिक्विड है वो अपनी माया हालत में सरवाइव कर सके। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, वेपोरेट हो जाएगा लिक्विड, और अगर बहुत ही कम होगा टेम्परेचर तो क्या होगा, वो लिक्विड फ्रीज़ हो जाएगा। तो उसे माया हालत को सस्टेन रखना है, अदरवाइज ज़िंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो क्या डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसी कंडीशंस जो हैं कायनात में एग्जिस्ट करती हैं? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि कायनात में जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पाए जाते हैं वो कौन से हैं जी? प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं और गैलेक्सीज़ हैं और स्पेस है। तो हमने पढ़ा था स्पेस क्या है जी? बेइंतहा ठंडी है, और जो स्टार्स हैं वो बेइंतहा गर्म हैं। वो अपने गिरदोनवा में मौजूद प्लैनेट्स पे अपनी जो हरारत है उसे बिखेर रहे हैं। अब सितारों पे ज़िंदगी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि वो सितारे जो हैं वो आग के गोले हैं और उन पे इंतहाई ज़्यादा हरारत है। वो हरारत वहाँ पर ज़िंदगी के लिए जो टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं। और स्पेस में कहीं और जो है वो ज़िंदगी इसलिए नहीं हो सकती कि स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो जो ठंडा और बेइंतहा गर्म होना, ये दोनों चीज़ें सूटेबल नहीं हैं। और जो चीज़ सूटेबल है वो क्या है जी? मॉडरेट टेम्परेचर का होना है, कि टेम्परेचर उस लेवल पे हो जहाँ पर ज़िंदगी की सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो सके। तो ये जी आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने वंस अगेन पढ़ लिया। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने हुए थे तो आपके लिए ये तमाम के तमाम सवाल जो हैं इन्हें समझना कतन मुश्किल नहीं होगा। इस लेक्चर के साथ हमारा ये पहला टॉपिक जो द डाइंग सन है वो मुकम्मल हो जाता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ अपनी इस क्लास को जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।